दोस्तों, अगर आपने हाल ही में कोई ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेला है तो आपको पता होगा कि चीटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ चीटर्स गेम को खुद के लिए आसान बनाने के लिए या इसे बाकी सभी के लिए बर्बाद करने के लिए हैक इंस्टॉल करते हैं। लेकिन कुछ दूसरे गेमर्स को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही चालाक हैं और वो इन चीट्स के जरिए गेम को चुपचाप लाइव स्ट्रीम करते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ईमानदार होने का नाटक करते हैं। लेकिन भाई, सिर्फ एक बटन गलती से दब जाए तो उनकी पोल खुल जाती है। तो आइए उन स्ट्रीमर्स और गेमर्स पर डालते हैं एक नजर जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। आईसी विक्सन एंड बियर्डेड बैंगर। दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी आजकल सबसे फेमस और मुश्किल ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम फ्रेंचाइजीज में से एक है। ये इतना लोकप्रिय है कि गेम के वॉरकॉम ऑपरेटर मारा की वॉइस आर्टिस्ट एलेक्स जोड्रा के 4,75,000 से ज्यादा ट्विच फॉलोअर्स हैं। कभी कभी वो अपने चैनल पर छोटे कॉल ऑफ ड्यूटी स्ट्रीमर्स को होस्ट करके उन्हें बढ़ावा देने में मदद करती हैं। लेकिन एक दिन जब वो अपने हजारों फॉलोअर्स के लिए आईसी विक्सन नाम की एक स्ट्रीमर को होस्ट कर रही थी तो उसने देखा कि ये लड़की अच्छा खेल रही थी, बहुत ही अच्छा। Got a vehicle here. Can you get shots? He's on wall right here. Down. Fuck. Got him. क्या आपने वो देखा? जैसे वो पहाड़ पर आई उसने एक दूर टारगेट को मारा जिसे उसने पहले नहीं देखा था। दोस्तों, ये अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि विक्सन वॉल हैक या एम्बोट या शायद दोनों का इस्तेमाल कर रही है। वॉल हैक्स या ईएसपी हैक्स खिलाड़ियों को दीवारों और पहाड़ों जैसी सॉलिड चीजों के पीछे छुपे दुश्मनों का पता लगाने में मदद करते हैं, जबकि एम्बोट बेहतर टारगेट करने में मदद करते हैं जिससे दूसरे खिलाड़ियों को मारना आसान हो जाता है। कॉल ऑफ ड्यूटी में दोनों हैक्स का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आईसी विक्सन ने 2 बार इस बेहद मुश्किल शॉट को मारा। एलेक्स गुस्से में थी और उसने थोड़ी सी रिसर्च करके पता लगाया कि आईसी विक्सन एक मॉडल थी जिसका स्ट्रीमिंग पार्टनर बियर्डेड बैंगर भी गेम को हैक कर रहा था। धोखा देने वाले ज्यादातर स्ट्रीमर अपने धोखे को छुपाने के लिए अपने हैक को बदल लेते हैं, लेकिन ये आदमी इतना बेशर्म था कि उसने अपने दर्शकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो कितनी एक्यूरेसी से दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है। हाँ, बड़ी बुरी बात है भाई। और ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। समय बर्बाद किए बिना एलेक्स ने ट्विटर पर दोनों को लताड़ा। ट्विच ने तुरंत दोनों चीटर्स की स्ट्रीम को बंद कर दिया और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया और इस अपमानजनक हंगामे के चलते दोनों ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। लेकिन ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। असली गेमर्स ने विक्सन की पुरानी स्ट्रीम्स पर जाकर उसके गेम को इवेल्युएट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब उसके हाथ भी उसके सेटअप के पास नहीं रहते थे तब भी उसका निशाना हमेशा बेहतरीन रहता था। तो ऐसा लग रहा था कि वो सालों से इन हैक्स का इस्तेमाल चुपचाप कर रही थी। ये देखते हुए कि वो जल्दी ही गेमिंग की दुनिया में वापसी नहीं कर पाएगी, मुझे उम्मीद है कि वो कॉल ऑफ ड्यूटी के बजाय मॉडलिंग में ही ज्यादा ठीक रहेगी। यंग। दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम और स्ट्रीमिंग साइटों में जीरो टॉलरेंस चीटिंग पॉलिसी होती है, उनका इस्तेमाल करने वाले स्ट्रीमर को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि वो अपने दर्शकों को क्या दिखा रहे हैं, नहीं तो वो जाहिर कर सकते हैं कि वो लाइव स्ट्रीम पर धोखा दे रहे हैं, जैसा कि इस लड़की ने किया था। फरवरी 2021 में एस्पायरिंग कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स प्रो प्लेयर यंग अपने गेम को ट्विच पर स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहा था और उसकी चैट ने उस पर चीटिंग करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने इनकार किया और दावा किया कि वो अपने टास्क मैनेजर को खोलकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है कि उसके बैकग्राउंड में कोई चीट सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। जब उसने इसे खोला और खेलना जारी रखा तो उसे पता ही नहीं था कि उसकी स्ट्रीम अब 2 अलग अलग व्यूज दिखा रही थी, उसका गेम कैप्चर और स्ट्रीम कैप्चर। स्ट्रीम कैप्चर जिसे वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था ठीक लग रहा था, लेकिन गेम कैप्चर में बहुत कुछ अजीब रेड बॉक्स दिखाई दे रहे थे जिसमें दीवारों से हेल्थ बार्स निकल रहे थे। उसके पुराने फैंस और क्रिटिक्स को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने फिल्म को एडिट करके उसे ऑनलाइन पोस्ट करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। बदनामी और शर्मिंदगी की वजह से यंग ने जल्दी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया और बाद में ट्विच ने उसे हटा दिया। यार, मैं मानता हूँ कि एक्सपोज होना बुरा लगता है, लेकिन गलती से खुद को एक्सपोज कर देने की तकलीफ अलग ही होती होगी। ट्विस्टेड बेयर। दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी कितना ज्यादा मुश्किल है इसे बताने के लिए आपको अपने ट्विच बायो में बेस्ट मॉडर्न वॉरफेयर प्लेयर होने का दावा करने के लिए या तो बेहद टैलेंटेड या बेहद मूर्ख होना होगा, और ठीक यही 2020 में ट्विस्टेड बेयर ने किया। मैं आपको अभी बता देता हूं कि यह आदमी जितना बेवकूफ दिखाई देता था उतना ही बेवकूफ था। उसने हमेशा की तरह अपनी स्ट्रीम को शुरू किया और हर एंगल से अपने दुश्मनों को मारता रहा। वो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर था और उसका स्कोर काफी अच्छा था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की। वो उस बटन को दबाना भूल गया जो उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैक्स को अपने स्ट्रीम कैप्चर से छुपा सकता था।
जो लोग मॉडर्न वॉरफेयर नहीं खेलते हैं, मैं उनको बता दूं कि वो येलो बॉक्स और दुश्मन के चमकते एक्सोस्केलेटन जो पूरे नक्शे में देखे जा सकते हैं नॉर्मल नहीं है, वो एक टेक्स्ट बुक वॉल हैक है। ये वीडियो रेडिट जैसी चैट साइटों पर जल्दी वायरल हो गया, जिससे कई लोगों को उसकी शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी और ट्विच दोनों की चीटिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उसके दोनों अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया था और तब से उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया। हो सकता है कि उसने खुद को एक महान खिलाड़ी माना हो, लेकिन ये एक बड़ी गलती थी। दोस्तों, आपको नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन का तो पता लगाने के लिए वॉल हैक की जरूरत नहीं है ना, और शायद आपको उन्हें हेट करने के लिए एम्बोट की भी जरूरत नहीं है, मैंने शायद कहा, लेकिन आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर अगला कौन है? सेम्पर 0311। दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी धोखा देते हुए पकड़ा जाता है तो आमतौर पर दो चीजें होती हैं, या तो दिल से माफी मांगी जाती है या फिर गेमर गेमिंग की दुनिया से गायब हो जाता है। लेकिन जैसा कि 2020 में सेम्पर 0311 ने साबित किया, इस फॉलआउट से निपटने का एक तीसरा तरीका भी है। ये कम जाना पहचाना ट्विच स्ट्रीमर 20 से कम लोगों की एक ऐसी छोटी सी भीड़ के लिए डेस्टिनी 2 खेल रहा था जब उसकी चैट में किसी ने उसे बताया कि उसके दुश्मन दीवारों के जरिए दिखाई दे रहे थे, जिसे टिल रेड बॉक्स में हाईलाइट किया गया था। सैम्पर कमेंट पढ़कर हैरान रहा और फिर उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। I had no ammo. Hold on, be The quiet. screen has the red squares around them. Oh my god. सैम्पर को आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि वो हैक्स के साथ स्ट्रीमिंग करते हुए पकड़ा गया और उसने नाटक किया कि उसे नहीं पता कि वो रेड स्क्वायर क्या थे और स्ट्रीम को रोक दिया। उसने वीडियो को तुरंत हटा भी दिया, लेकिन उससे पहले ही उसके फैंस ने उस वीडियो के सबसे भयानक हिस्से कट कर दिए और सभी के देखने के लिए उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। फिर भी वो दिखावा करता रहा कि उसे नहीं पता कि वो वॉल हैक क्या थे। बाद में स्ट्रीम्स में उसने अपने दर्शकों को इसे बताने से रोकने के लिए बैन हैमर से भी धमकाया। No, it's not. No, it's not. And I didn't, dude. So again, if you want to get banned, you can keep saying that, and I'll ban you too. लेकिन उसने जल्दी से अपना सुर बदल दिया। But there was wall hacks on my computer yesterday on stream. Like, I'm not denying that. I just don't know how they got there. लेकिन आगे क्या वो अपने कंप्यूटर पर हैक के लिए क्लारा को दोष देना शुरू कर देगा? अगर आपको मेरा मजाक नहीं समझ में आया तो जरा जाइए और इस सीरीज का पार्ट 1 देखिए। सैम्पर को उसकी मासूमियत के ढोंग के बावजूद खेल से हटा दिया गया था। मुझे लगता है कि उसकी किस्मत में एक प्रो प्लेयर बनना लिखा ही नहीं था। सोलिस्टा। दोस्तों, कई गेम कंपनीज ने गेम में हैक्स का इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों का पता लगाने और उन पर रोक लगाने के लिए सिस्टम बनाने में सालों बिताए हैं, लेकिन कुछ ये सिस्टम वैलोरेंट हैं जितने अच्छे हैं। ये टीम बेस्ड फर्स्ट पर्सन शूटर हाल ही में 2020 में लॉन्च किया गया था और फिर भी चीटर्स ने उन्हें जीतने में मदद करने के लिए कई तरह के हैक बनाने में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। लेकिन जैसे ही गेम का वैनगार्ड सिस्टम हैक का इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति का पता लगाता है, वो पूरे मैच को बंद कर देता है और चीटर को बूट कर देता है ताकि इसके लीडर बोर्ड को इन बेवकूफों से दूर रखने में मदद मिल सके। लेकिन वैनगार्ड में कुछ खामियां हैं जिसे स्ट्रीमर और गेमर सोलिस्टा ने अप्रैल 2021 में हैक करने की कोशिश की थी। सोलिस्टा धीरे धीरे वैलोरेंट क्लब में अपना नाम बना रहा था और वो नॉर्थ अमेरिका के लाखों खिलाड़ियों में से 65वीं पोजीशन पर था, लेकिन अचानक उसकी स्ट्रीम पर यह लाइव हो गया था। What? Really, dude? जी हाँ, वैनगार्ड ने गेम को बंद कर दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि सोलिस्टा धोखा दे रहा था। हो सकता है कि वो चौंक गया हो, लेकिन यार मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे कम विश्वसनीय रियली ड्यूड था जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुना। एक बच्चे की तरह समस्या से दूर भागने के बाद दूसरे गेमर्स ने सोलिस्टा के गेम प्ले के स्निपेट्स को खोलकर देखना शुरू कर दिया। देखने में काफी अजीब लग रहा था। उसका निशाना अजीब तरह से उसके टारगेट के सिर पर लगा था और वो बिना किसी भी बटन को दबाए गोली मारता हुआ दिखाई दिया। बाद में सोलिस्टा ने दावा किया कि वो शूट करने के लिए कैमरा के बाहर स्पेस बार का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। सोलिस्टा का नाम रैंक से हटा दिया गया था, उसका ट्विच अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया था और वो तब से ऑनलाइन दिखाई नहीं दिया। पैक्सिमो। दोस्तों, हैक्स यूज करने वाले स्ट्रीमर स्ट्रीमिंग के दौरान उनके इस्तेमाल को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके व्यूअर उनको देख न लें और फुटेज को सबूत के रूप में इस्तेमाल न करें। लेकिन वैलोरेंट प्लेयर और ट्विच स्ट्रीमर पैक्सिमो को यह समझ नहीं आया। जून 2021 में उसने वैनगार्ड के स्मार्ट सिस्टम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके फॉलोअर्स की पैनी निगाहों ने उसको पकड़ लिया। Stealing sight. क्या आपने वो देखा
चलिए रिवाइंड करते हैं और स्लो करके देखते हैं। पैक्सिमो को पता था कि उस दीवार के पीछे कोई है। उसने उसे पूरी तरह से ट्रैक किया और फिर जैसे ही वो बाहर निकला उसे एक हेडशॉट मार दिया। जैसे ये सब अपने आप में पहले से अजीब नहीं था, उसने धुएं में एक और शानदार शॉट मारा। भले ही वो टारगेट को नहीं देख सका, ये बेवकूफी भरी गलती थी। उस पर कई लोगों ने चीटिंग करने का आरोप लगाया और जल्दी ही उसे सजा भी मिल गई। Close right. Why did my game just freeze? Why did my Oh, पैक्सिमो ने दूसरे अकाउंट से वापस लॉग इन करने की कोशिश की क्योंकि उसे विश्वास था कि वो बहुत चालाक था और उसे पकड़ा नहीं जा सकता। Restart. Dude, what is going on? Dude, actually, I don't know what's going on. ये महसूस करने के बाद कि ये कोई गलती नहीं थी और वो पकड़ा गया था, उसने शर्म के मारे अपनी स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया। तो ऐसा भाई कि वैनगार्ड यूजर की हार्डवेयर आईडी पर बैन लगा देता है, जिससे उनके लिए वापस लॉगिन करना नामुमकिन हो जाता है जब तक कि वो खेलने के लिए एक नया पीसी नहीं खरीद लेते। ट्विच ने भी जल्दी ही उसका अकाउंट डिलीट कर दिया और तब से वो ऑनलाइन दिखाई नहीं दिया। वेल, मुझे लगता है कि यहाँ सबक ये है कि अगर आप चीटिंग करने की बेवकूफ़ी करना चाहते हैं तो कम से कम पकड़े न जाने की होशियारी रखिए। रियूट दोस्तों, वैलोरेंट का वैनगार्ड सिस्टम अच्छा हो सकता है लेकिन इसमें खामियां भी हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल TGS सीरीज के दौरान महसूस किया। इस टूर्नामेंट ने $2000 के बड़े इनाम के साथ दुनिया भर की बेहतरीन टीमों को आकर्षित किया था, लेकिन एक क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान टीम टोक्यो के खिलाड़ी ने अपने टैलेंट से दर्शकों को चौंका दिया, पर उसका तरीका ठीक नहीं था। Ryut's gonna get pushed back a little bit. so good Piece by pick piece, there. they'll work this. Rare taking out Good Steve. We spoke about Good Steve's performance and okay, traded back in kind for Raya as well. क्या आपने वो देखा? ये टूर्नामेंट मोड का है, इसलिए इस वीडियो में रियूट को लाल रंग के नंबर्स दिखाई ही नहीं दिए होंगे, लेकिन उसके क्रॉस हेयर तुरंत दीवार के पीछे एक दुश्मन की तरफ लॉक हो गए और उसने सामने दिखाई देने वाले दुश्मन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और सबूत बुलेट होल में है। अगर कभी कोई एम्बोट हैक होता तो वो ऐसा ही होता। ये वीडियो वैलोरेंट कम्युनिटी में तेजी से वायरल हो गया और रियूट के अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। सायोनारा चीटर। निक 30 दोस्तों, कैश प्राइज के लिए चीटिंग करते हुए पकड़ा जाना बुरा हो सकता है, लेकिन एक चैरिटी मैच में धोखा देते हुए पकड़ा जाना और भी बुरा होता है। लोकप्रिय स्ट्रीमर और NFL प्लेयर डेविड मॉर्गन ने 2020 के ट्विच राइवल्स फोर्टनाइट स्ट्रीमर बाउल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें विनर को अपनी पसंदीदा चैरिटी को डोनेट करने के लिए $5 लाख के नगद पुरस्कार का एक हिस्सा मिलेगा। चीटिंग को रोकने के लिए रूल्स में बताया गया था कि फोर्टनाइट मैप में प्लेयर कहां लैंड कर सकते हैं। अगर खिलाड़ी इस इलाके से बाहर लैंड करते हैं तो उन्हें एक चेतावनी मिलेगी। बार बार चेतावनी देने से खिलाड़ियों के पॉइंट्स कम होंगे और उन्हें टूर्नामेंट से हटा दिया जाएगा, सिवाय इसके कि निक के दिमाग में एक अलग रणनीति चल रही थी। Yeah. So I think what we want to do, because remember, we get a warning. That is true. We don't I mean, he get plays pushed all forward, around then we this just go area back next to in. Stevie Sachs, as does Nate Hill. It's not a bad Seen thing him at this land point. here. There's a lot. माफ करना निक, लेकिन एक चैरिटी स्ट्रीम पर धोखा देने की कोशिश के बारे में बात करते हुए पकड़ा जाना निश्चित रूप से एक बुरी बात है। दोनों बताए गए इलाके से बाहर उतरे, जिससे गेम में हिस्सा लेने वाले कई दूसरे खिलाड़ी भी जुड़ गए। भले ही उन्होंने तकनीकी रूप से धोखा दिया, लेकिन वे 6वें स्थान पर रहे और अपनी चैरिटी के लिए $30,000 जीते। तो दोस्तों, ये इतिहास का सबसे बुरा धोखा नहीं था, लेकिन ये धोखा एक अच्छे कारण के लिए था। लेकिन निक की हरकतों ने फोर्टनाइट कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया क्योंकि उसे कोई सजा नहीं दी गई। तो आप क्या सोचते हैं, क्या निक को फटकार लगाई जानी चाहिए थी या चैरिटी करने के लिए धोखा देना ठीक था? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। कैप्टन बाल्डी दोस्तों, कुछ ऑनलाइन गेम चीट इतने बेवकूफ होते हैं कि उन्हें अपने हैक को एक्सपोज करने के लिए राजी किया जा सकता है। हमारे अगले धोखा देने वाले स्ट्रीमर का नाम कैप्टन बाल्डी है। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन में एक हाई स्कोर का दावा करने का मजा लेने वाला ये गेमर थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और दीवारों पर दुश्मन के खिलाड़ियों को मारना शुरू कर दिया। उनकी चैट खुश नहीं थी और इसलिए उन्होंने उससे उसके टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कहा कि कहीं वो बैकग्राउंड में कोई गलत एप्लीकेशन तो नहीं चला रहा था। उसने ये जताया जैसे कुछ भी गलत नहीं था और इसे सामने लाने के लिए खुशी खुशी कंट्रोल और डिलीट को हिट किया, लेकिन वो भूल गया कि उसकी सारी विंडोज कहाँ हैं और उसके स्ट्रीम कैप्चर पर कुछ और ही दिखाई देने लगा। No, control delete. Control delete. Wait, but do you have it on window? No, control delete test. दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 देखा होगा तो आप इस जाने माने इंजन ओनिंग पॉपअप को पहचान लेंगे। इंजन ओनिंग एक ऐसी कंपनी है जो वॉर जोन जैसे खेलों के लिए सस्ते चीट बनाती है, जिसमें क्लासिक M8 एनिमीज एम्बोट फीचर है, जैसे कि कैप्टन बाल्डी ने अभी दुनिया को दिखाया। और क्या आपने देखा, उसने इसे ऑन पर सेट किया हुआ था। उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसकी चैट में मौजूद लोग उससे भी फुर्तीले थे।
उन्होंने कैप्टन बाल्डी को सूली पर चढ़ा दिया और उसके तुरंत बाद उसे अचानक ट्विच और वॉरजोन से ब्लैकलिस्ट कर दिया। ट्विच ने आखिरकार उसका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया, लेकिन तब से लोग उसकी सभी स्ट्रीमिंग कोशिशों के दौरान बार बार उसे चीटर कहते रहते हैं। खैर, वो गलत नहीं है। NAROG। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि धोखा सिर्फ पीसी या कंसोल गेम में होता है, लेकिन ROG स्ट्रीम के कारण अब हम जानते हैं कि ये मोबाइल गेम में भी होता है। ROG स्ट्रीम इंडियन यूट्यूबर अपर्णा द्वारा चलाया जाता है, जिसे एनी के नाम से भी जाना जाता है। उसने प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड या PUBG मोबाइल खेलकर यूट्यूब पर 3,60,000 से ज्यादा और फेसबुक पर 2.2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं। वो गेम के ऑफिशियल एमुलेटर का इस्तेमाल करके इसे ज्यादातर अपने पीसी पर खेलती है, जिससे समझ में आता है कि वो स्ट्रीमिंग भी कर रही है। लेकिन 2019 में उसके एक मैच की शुरुआत में उसके स्ट्रीम पर कुछ अजीब दिखाई दिया था। तुम ही हो कंप्यूटर की दुकान पे भाई 4K टीवी लगा के बैठे। अरे भाई तू पढ़ा कि नहीं बोल, तूने वो पढ़ा कि ना? तुम ही हो भाई बंदे। हालांकि मैं PUBG नहीं खेलता, लेकिन मुझे यकीन है कि दुश्मन की लोकेशन, नाम और स्टैटिक्स दिखाने वाली बड़ी पीली लाइनें किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। एनी के डरे हुए एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि उसने भी ऐसा नहीं सोचा था। ये बहुत साफ था कि वो किसी वॉल हैक या ESP हैक का इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए वो मैच से बाहर हो गई और ये समझाने की कोशिश की कि उसे नहीं पता था कि ये क्या था। लेकिन गेमिंग कम्युनिटी ने उसकी कही हुई किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। बाद में उसने एक माफी का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने हैकिंग का इस्तेमाल करना कबूल किया और अपने फैन से माफी की भीख मांगी और कसम खाई कि वो आगे से बेहतर काम करेगी। ऐसा लगता है कि उसने यहाँ सिर्फ खुद का तमाशा बनाया भाई। फ्रैंको R6। दोस्तों, एक धोखेबाज को स्ट्रीम पर लाइव एक्सपोज होते हुए देखने से बेहतर यही है कि कोई उन्हें खुद को एक्सपोज करने के लिए उकसाए, और मास्टरमाइंड GMZ ने 2020 में ऐसा ही किया था। वो रेनबो 6 सीज खेल रहा था जब उसने देखा कि एक प्लेयर था जो दूसरे प्लेयर्स की पोजीशन का पता लगाने में बहुत माहिर था। GMZ ने उस पर चीटिंग का आरोप लगाया, लेकिन उस बेशरम हैकर ने GMZ को अपनी स्ट्रीम पर एक नजर डालने के लिए इनवाइट किया ताकि ये साबित किया जा सके कि वो ये नहीं कर रहा था। इसलिए GMZ ने उसकी स्ट्रीम का नाम पूछा और उसे अपनी स्ट्रीम लैब डिस्प्ले करने के लिए कहा। इस तरह वो ये देख सकता था कि क्या वो अपने हैक को अपने गेम कैप्चर से छुपा रहा है। जल्दी ही ब्रॉडकास्टर फ्रैंको R6 दिखाई दिया और जैसा GMZ ने उससे पूछा वैसा ही किया। लेकिन उस बेवकूफ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने से उसके वॉल हैक्स पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। You're cheating. Está rochando. Rushing, guys. उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी रेनबो 6 नहीं खेला है, मैं आपको अभी बता सकता हूं कि आपके दुश्मन की पोजीशन को दिखाने वाले हरे रंग के ये बॉक्स नॉर्मल नहीं है। शर्मनाक तरीके से एक्सपोज होने पर टीम अपनी चैट में उस पर हंसने लगी और तभी फ्रैंको R6 को महसूस हुआ कि उसने क्या किया है। What? There you go, that's him. What? Pick me up, अरे बाप रे, और ये वही आवाज हो सकती है जो ये जानता है कि उसने गड़बड़ कर दी है। तब से उसने वही किया है जो कोई भी पकड़ा गया धोखेबाज जिसमें थोड़ी सी भी अकल होगी करेगा। उसने अपनी प्रोफाइल को ट्विच से हटा दिया। वेल डन GMZ, तुम बहुत सही कर रहे हो भाई। एल्म जीरो। दोस्तों, कैजुअल गेमर्स को धोखा देते हुए पकड़ा जाना एक बात है, लेकिन प्रोफेशनल गेमर्स द्वारा धोखा दिया जाना पूरी तरह से अलग बात है। जब जेनेथ स्पोर्ट्स 2019 में एक नई एपेक्स लेजेंड्स टीम के मेंबर्स की तलाश कर रहा था, उन्हें तब इसका एहसास हुआ। उन्होंने अपने कुछ नए टैलेंटेड प्लेयर्स को शोकेस करने के लिए एक दूसरी प्रोफेशनल टीम के खिलाफ एक मजेदार स्क्रिम मैच अरेंज किया। लेकिन मैच के बीच में रॉग नाम का एक अलग प्रो प्लेयर जो जेनेथ की टीम के एक मेंबर को देख रहा था, उसने सच में सब कुछ अजीब होते हुए देखा। You're separated from me. चलिए इसे वापस से देखते हैं। क्या आपने उसे उस लड़के को ट्रैक करने और गोली मारने से पहले दीवार पर गोली मारते देखा था जब वो ऊपर दिखाई दिया था? लिटरली उसके पास ये जानने का कोई रास्ता नहीं था कि वो आदमी वहां था जब तक कि वो एक वॉल हैक का इस्तेमाल ना कर रहा हो। धोखेबाज एल्म जीरो था, एक प्लेयर जिसे जेनेथ अपनी टीम का मेंबर बनाने के बारे में सोच रहा था। एल्म को गलत तरीके से फास्ट ट्रैकिंग पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए दिखाते हुए उसके और भी कई फुटेज पोस्ट किए गए थे। जाहिर था कि वो किसी थर्ड पार्टी ट्रैकिंग हैक का इस्तेमाल कर रहा था। जेनेथ इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने तुरंत एल्म जीरो को अपने टेस्टिंग पूल से हटा दिया। वेल, एल्म जीरो ने कम से कम खुद को साबित तो किया, लेकिन उसका तरीका अच्छा नहीं था भाई। ली SDA। दोस्तों, स्पीड रनिंग एक तरह का गेम प्ले है जिसमें गेमर्स जितनी जल्दी हो सके गेम खत्म कर लेते हैं। ये कंप्यूटर के कीड़ों के लिए एक रेसिंग इवेंट की तरह है। इसमें सैकड़ों घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और सही बटन को पुश करने की जरूरत होती है, जिससे ऑफिशियल रैंकिंग सिर्फ चंद सेकंड से बदल जाती है। भले ये सुनने में कितना भी अजीब लगे, लेकिन 2014 में ली SDA का मानना था कि वो स्पीड रनिंग कम्युनिटी को मात दे सकता है। स्पीड रनिंग एक रियल इंडस्ट्री है जिसमें बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं।
ट्रीहेक्स और कार्ल सागन जैसे प्रोफेशनल स्पीड रनर उसे देख रहे थे जब वो सुपर मारियो वर्ल्ड 2 योशी आइलैंड के अपने स्पीड रन को स्ट्रीम कर रहा था और वो बहुत ही इंप्रेस हुए थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कम्युनिटी के लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि ली ऐसी छलांग लगा नहीं सकता था। उनका मानना था कि ली टूल असिस्टेड है या हैक किया गया रन रिकॉर्ड करके खेल रहा था और फिर उन्हें स्ट्रीम पर लाइव करते हुए दिखाने का नाटक कर रहा था। एक और रन को स्ट्रीम करके ली ने अपनी ऑडियंस को ये दिखाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश की कि वो उन्हें धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार कैमरा उसके हाथों की तरफ था ताकि सभी उसे जरूरी बटन दबाते हुए देख सकें। बहुत बड़ी गलती की। वो असिस्टेड रन के हिसाब से स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा था और उसकी ऑडियंस ने उसके प्ले के टाइम लैप्स को ब्रेक किया, ये दिखाने के लिए कि योशी ली के बिना किसी बटन को दबाए ही आगे बढ़ रहा था। उसके खिलाफ ढेर सारे सबूत थे। ली ने आखिरकार माफी मांगी और ऑफिशियल रैंकिंग से अपने सभी रिकॉर्ड हटा दिए। तब से उसने कोई गेम स्ट्रीम नहीं किया है। तो भाई ऐसे ही कहते हैं, गेम ओवर। वही मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन खेलते हैं तो आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि 2020 में लॉन्च होने के बाद से 5 लाख से ज्यादा चीटर्स पर रोक लगा दी गई है। ये लोग लगभग हर मैच को बर्बाद कर देते हैं और उनमें से ज्यादातर इस सच को छुपाने की जहमत भी नहीं उठाते कि वो धोखा दे रहे हैं। लेकिन 2020 में फेमस ट्विच स्ट्रीमर नॉर्दर्न लियन, जिनके 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनमें से एक का तमाशा बनाने में कामयाब रहे और उन्हें उनकी टीम को एक खिलाड़ी ने बाहर कर दिया जिसे हराना मुश्किल लग रहा था। नॉर्दर्न लियन और कई दूसरे प्लेयर उस लड़के की गेम स्ट्रीम को देखने लगे और जो उन्होंने देखा वो इतना बेशर्मी भरा था कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भाई ये 3 सेकंड में 18 हेडशॉट के बराबर है। असली लग रहा है, लेकिन ये और भी मजेदार होने वाला था क्योंकि सजा अभी मिलने वाली थी। लेकिन गेमिंग कम्युनिटी को पता है कि धोखा देने से भी बदतर चीज है धोखा देना और उसके बावजूद हारना। शार्डिन फ्रॉयड। दोस्तों, धोखेबाजों के साथ धमाका करना मजेदार होता है, लेकिन स्ट्रीमर कॉलेज ने दावा किया कि सबसे अच्छा एहसास उन्हें खेल में से तुरंत हटा देने का होता है। इस यूट्यूबर के 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो अपनी टीम के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन खेल रहा था जब उसने देखा कि कोई हैक का इस्तेमाल करके खेल रहा था जिससे वो उसे दरवाजे में से गोली मार सकता था। ये ठीक नहीं है। मिनी निंजा नाम के हैकर द्वारा अपनी ज्यादातर टीम का सफाया हो जाने के बाद उन्होंने उसके गेम प्ले को देखना शुरू कर दिया और उसे पकड़ लिया। मिनी निंजा ने तब खुलासा किया कि वो उन्हें सुन सकता था और उनकी इंसल्ट करके प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। भाई Yo, Mini, can you hear me? Nod up and down if you can hear me, bro. Bro, people just load into this game. Oh, what's it like? Oh, look, there he is. He's nodding up and down. कॉलेज ने अपनी झुंझलाहट को जाहिर करने के बजाय बदला लेने का फैसला किया। मिनी निंजा के यूनिक प्लेयर आईडी नंबर का पता लगाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि गेम मॉडरेटर तुरंत इस यूजर को बैन कर सकते हैं। जब खेल में कुछ ही खिलाड़ी बचे थे तो उसने उन्हें कॉल किया और फिर ये हुआ। Banned! Yes! Yes! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wait. They actually did it! Wait. They're all getting banned! Oh my god! Whoa! We did it! उस दिन इंसाफ बहुत ही जल्दी मिल गया। भले ही हम मिनी निंजा की असली पहचान कभी नहीं जान सकेंगे, लेकिन ये इतिहास की सबसे आशाजनक वॉर जोन घटनाओं में से एक है। ड्रीम। भाई अब ये बहुत ही जबरदस्त है, कम से कम माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के लिए तो बिल्कुल है। इस मल्टी प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स गेम के लाखों फैंस हैं और ये इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला वीडियो गेम है और कुछ लोग इसे स्पीड रन के जरिए एक कदम और आगे ले जाते हैं। रैंडम सीड कैटेगरी में खिलाड़ी रैंडमली जनरेटेड चीजों का इस्तेमाल करके कम से कम समय में गेम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत कुछ चांस पर निर्भर करता है, कम से कम ड्रीम लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता था। इस यूट्यूबर ने 2020 में अपने सुपर फास्ट माइनक्राफ्ट स्पीड रन की बदौलत लोकप्रियता हासिल की, जिससे उसके 26 मिलियन फॉलोअर्स बन गए। उसने 2020 में एक रैंडम सीड का इस्तेमाल करके एक स्पीड रन बनाया जो उसे ऑफिशियली लीडर बोर्ड पर 5वीं पोजीशन पर रखता, लेकिन वेरिफिकेशन टीम ने इसे खारिज कर दिया। ड्रीम ने इस फैसले को चुनौती दी। हालांकि बाद में उन्होंने ड्रीम के कथित रूप से रैंडम रन के पीछे के तर्क को बताते हुए एक 29 पेज का दस्तावेज जारी किया। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना धोखे के इस मुश्किल रन को पूरा नहीं किया जा सकता था। कितना मुश्किल था भाई। वेल, खेल के अंत तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को आमतौर पर 2 खास चीजों की जरूरत होती है, एंडर पर्ल और ब्लेज रॉड। पिगलिन्स के साथ सौदेबाजी करना एंडर पर्ल को पाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसका सिर्फ 5% चांस होता है कि वो गलती से एक एंडर पर्ल गिराएंगे। लेकिन अपने रन में ड्रीम को 262 में से 42 बार सफलतापूर्वक
बार्टरिंग करते हुए दिखाया गया, जो कि 16% है। और उसकी किस्मत यही नहीं रुकी। ऐसा लगभग 50% बारी होता है कि डिफेटेड ब्लेज अचानक ब्लेज रॉड्स को गिराते हैं। ड्रीम को डिफेटेड ब्लेज से 305 में से 211 रॉड्स मिली, जो कि 69% है। वाह, बहुत बढ़िया। हालांकि किस्मत तेज होने का मतलब चीटिंग करना नहीं होता, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से ड्रीम को ट्रेडिंग में जो मिला उसके चांस 177 अरब में से सिर्फ एक था भाई, और रोड ड्रॉप्स करने के चांस 113 अरब में से एक था। एक बार ही लकी साबित होना काफी अजीब था, लेकिन 2 बार बिल्कुल नहीं। इसलिए भले ही वो उसे साबित नहीं कर सके, लेकिन मॉड्स ने दावा किया कि ड्रीम बैकग्राउंड में जरूर कुछ चला रहे थे, जिससे उसके मौके बढ़ गए। पहले तो ड्रीम ने इस बात का जमकर विरोध किया। उसने लोगों को दिखाने के लिए अपनी सारी फाइलें पोस्ट कर दी और यहाँ तक कि स्टैटिक्स को देखने के लिए एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट को भी काम पर रखा। लेकिन महीनों तक अपनी सेटिंग्स को तलाशने के बाद आखिरकार उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसने धोखा दिया था गलती से। उसने स्ट्रीम करने में मदद करने के लिए बहुत सारे नए मोड अपलोड किए थे, लेकिन माइनक्राफ्ट के एक अपडेट में गड़बड़ी होने के कारण उसकी कम से कम 6 स्पीड रन पर इसका असर हुआ था। फिर उसने पेस्टबिन पर एक लंबी माफी पोस्ट की, जिसमें उसने कहा कि उसका चीटिंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जानबूझकर किया गया या ना किया गया हो, नुकसान तो हो चुका था। उसके कई वफादार फैंस ने उसका बचाव किया, जबकि कई दूसरों ने उस पर पलटवार किया और उन पर अपना प्रभाव डालने के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया। ड्रीम ने दावा किया कि उसने इस तमाशे से कोई पैसा नहीं कमाया। स्ट्रीम किए गए ट्विच रन में डोनेशन ऑन नहीं था, इसे मोनेटाइज भी नहीं किया गया था और इसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड भी नहीं किया गया था। अंत में उसने माफी मांगी और इस तरह के मेहनती काम करने के लिए मॉड टीम की तारीफ की और आगे बढ़ गए। यार, अगर आप मुझसे पूछें तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। दोस्तों, अगर आप और ज्यादा स्ट्रीमर्स और गेमर्स को कानून का पालन करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1 देखना बिल्कुल ना भूलें। और क्या आप किसी ऐसे बंदे के बारे में जानते हैं जो कि ऐसा करते हुए पकड़ा गया हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।